एक्टिवेशन। चलो ये भी लिखा था किसी बच्चे ने, वो ये अलग अलग होते हैं सब बच्चे, बच्चे यही लिख के आ जाते हैं। तुम मत लिख के आ जाना एग्जाम में, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ स्वाति मैम्स मेन मॉड्यूल। लिख के आ जाना तुम, क्योंकि तुम तो उसी से ही पढ़ रहे हो लॉ। एक बच्चे ने आंसर में ही लिख दिया, तो ऐसे नहीं लिखा स्वाति मैम के मेन मॉड्यूल से, पर ऐसे लिखा दिस चैप्टर, मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज फ्रॉम यूनिट 4 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, बताओ, पता नहीं इतने टैलेंटेड कहाँ से आते हैं। कल को कोई बच्चा ऐसे लिख के आएगा, अरे ये क्वेश्चन तो आपने कंपनीज एक्ट से पूछा है, इस तरीके से। पता नहीं अलग अलग तरीके के बच्चे हैं। चलो एक मिनट है ना। क्या हो गया, ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा? चलो चलो, हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 जनरल क्लॉज एक्ट। और इस चैप्टर की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, उतनी कम है, बहुत कम है। आप इसकी जितनी भी तारीफ करो। ये भी आईसीएआई ने चैप्टर आपको इसीलिए दिया है ताकि आप आपका लर्निंग पावर कितना है वो दिखा सको, कि लर्निंग पावर आपकी है कि नहीं है, मतलब रटना, रटना जिसको कहते हैं ना, वो है। चैप्टर 20 पेजेस का है। अगर तुम चैप्टर चेक करोगे तो चैप्टर कितने पेजेस का है? 20 पेजेस का। और इस चैप्टर में हर बार हम जब कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो उस एक्ट में डेफिनेशन का एक सेक्शन होता है, सेक्शन 2। ये चैप्टर ही डेफिनेशंस है। ये चैप्टर ही क्या है? डेफिनेशंस। मतलब क्या मतलब है इसका? सुनना बहुत ध्यान से। इसमें इन्होंने बोला है कि अगर कोई भी वर्ड किसी भी एक्ट में डिफाइंड नहीं है, जैसे सपोज करो एक वर्ड आता है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर एक वर्ड आता है डॉक्यूमेंट। कितनी बार अपन पढ़ते हैं जब कोई भी एक्ट, तो एक वर्ड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है डॉक्यूमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है ये तुमको सबको पता है, डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है तुमको सबको पता है। पर फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट का मीनिंग और डॉक्यूमेंट का मीनिंग अगर कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा है, एलएलपी एक्ट में नहीं लिखा है, फेमा एक्ट में नहीं लिखा है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है ये तुमको कैसे पता चले? तो फिर आईसीएआई ने बोला कि बच्चों को बताना तो पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है उसके लिए एक एक्ट ही डाल देते हैं, जनरल क्लॉज एक्ट 1897। इस एक्ट में वो सारी डेफिनेशंस लिखी हुई है जो जनरली और उनके एक्ट में नहीं दी गई है। तो जो बाकी एक्ट में डेफिनेशंस नहीं दी गई है उसके लिए आप क्या रेफर करो? जनरल क्लॉज एक्ट रेफर। क्या रेफर करो? जनरल क्लॉज एक्ट। यहां तक समझ में आ रहा है इसका काम क्या है? तो डेफिनेशंस, अगर अब तुम चेक करोगे चैप्टर में डेफिनेशंस कितनी है,
डेफिनेशन की ही डेफिनेशन है। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है उसकी भी डेफिनेशन है। और मीन्स और इंक्लूड अपन पढ़ के आए थे ना, कल अपन ने पढ़ा था कि डेफिनेशन जो होती है वो मीन्स होती है, रेस्ट्रिक्टिव होता है, एग्जॉस्टिव होता है ना। तो मीन्स एंड इंक्लूड क्या होता है, फिर शैल और मे क्या होता है, मैंडेटरी, डायरेक्टरी, प्रोविजन, वो भी वापस यहाँ पे डेफिनेशन में दे रखा है। मैं नहीं पढ़ाऊंगी दो बार, एक बार पढ़ा दिया दूसरी बार रेफर कर लो, कुछ नहीं लिखवाऊंगी दो बार, एक ही बार। ये कह रहे पढ़ा दो भले ही लिखवाना मत। उसके बाद सेक्शन नंबर डेफिनेशंस जो दी है वो कौन से सेक्शन में है, सेक्शन नंबर 3 में। अब डेफिनेशन में भी देखो किसकी डेफिनेशन दिखी है, एक्ट क्या होता है। एक्ट का मतलब एक्टिंग तो नहीं होता है ना, ऐसा ही कहना चाहते हैं। एक्ट का मतलब लॉ होता है क्या, एक्ट का मतलब कोई काम करना भी होता है, कोई काम करना इज एन एक्ट, कोई लॉ के बारे में बताना वो भी एक्ट है, एक्टिंग करना भी एक्ट है। तो एक्ट का मतलब क्या होता है वो भी इन्होंने समझा रखा है। फिर इन्होंने बोला एफिडेविट क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट है अगर वो राइटिंग फॉर्म में होता है तो उसको एफिडेविट कहते हैं। सेंट्रल एक्ट कौन से होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तो डेफिनेशन देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, एक पेज की, एक पेज की डेफिनेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये है गिफ्ट तुम्हारे लिए आईसीआई की तरफ से। फिर डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये कह रहे तुमको थोड़ी पता होगा डॉक्यूमेंट क्या होता है, मैं बताता हूँ। इनएक्टमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर तुम तो कहीं पढ़ के ही नहीं आए, फाइनेंशियल ईयर भी पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। गुड फेथ तो पढ़ा है ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गुड फेथ क्या होता है वो यहाँ से पढ़ लेते हैं, क्योंकि गुड फेथ वहां तो नहीं डिफाइंड है, तो यहाँ समझा देंगे तुमको गुड फेथ क्या होता है। ऐसे ही बहुत सारी डेफिनेशन इस जनरल क्लॉज एक्ट में दे रखी है। आया क्या समझ में सबको। तो जनरल क्लॉज एक्ट इन्होंने क्यों बनाया है कि अगर किसी भी एक्ट में कोई वर्ड, कोई मीनिंग वर्ड का डिफाइंड नहीं है तो उसका मीनिंग इस जनरल एक्ट से ले लो। कौन से एक्ट से, जनरल एक्ट से। और एक्ट देखो कितना पुराना है, इंडिपेंडेंस से पहले का, ब्रिटिशर्स के थ्रू बनाया हुआ। तुमको अगर याद हो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी ब्रिटिशर्स के का बनाया हुआ है। उसके बाद तो सारे एक्ट अपने नए हैं। और ये एक और एक्ट है जो 18th वाला आ रहा है, तो 1897 में ये एक्ट बनाया गया है, जनरल क्लॉज एक्ट। इसका मतलब ये एक्ट भी किसने बनाया, ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर ने बोला कि जितने भी लॉ है इंडिया में जो लग रहे हैं वो सारे लॉज में अगर कोई वर्ड है जो उन एक्ट में डिफाइंड नहीं है तो फिर हम उसके लिए एक जनरल एक्ट बना लेंगे। कौन सा एक्ट, और इस जनरल एक्ट में सबसे पहले स्टार्टिंग में कितनी डेफिनेशंस थी, स्टार्टिंग में इसमें डेफिनेशन थी सिर्फ 9। जब ये बनाया गया था तो इसमें सिर्फ कितनी डेफिनेशंस थी, 9 डेफिनेशंस थी। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं यार इसमें और भी डेफिनेशंस आनी चाहिए, और भी कॉमन वर्ड्स है जो हर एक्ट में यूज किए जाते हैं, तो उन्होंने 7 वर्ड्स और ऐड कर दिए। कितने वर्ड्स, 7। तो यहां तक चलो 16 वर्ड्स हो गए। 1897 में कितने वर्ड्स हो गए, 9 वर्ड्स हो गए। हालांकि 1897 से पहले की बात है ये, तो अभी मैं बताऊंगी पूरा। तो 9 वर्ड्स पहले लिखे, फिर 7 वर्ड्स लिखे, फिर 16 वर्ड्स हो गए। और फिर इस 16 वर्ड्स को 1947 तक, कहां तक, 1947 तक उन्होंने इस जनरल क्लॉज एक्ट में 40 से 50 डेफिनेशन लिख दी। कितनी, 40 से 50 डेफिनेशन। उसके बाद 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, एक्ट तो कंटिन्यू हो रहा था, और अब तो इसमें पता नहीं कितने डेफिनेशन है। समझ में आ रही बात सबको। और अगर तुमको एक बात बताऊं, इस एक्ट में अगर आईसीएआई को कोर्स में डेफिनेशन देनी भी थी तो 1950 के बाद की देते ना, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का डेफिनेशन। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बताओ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट किसको बोलोगे, प्रेसिडेंट को तो नहीं बोलोगे, प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं बोलोगे, तो क्योंकि उस टाइम तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं आया तब तक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कोई था ही नहीं, तब तक तो ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे या फिर हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो थे। तो 1950 से पहले गवर्नमेंट कौन था कौन नहीं था उससे हमको क्या मतलब है आज 2025 में। तो आईसीएआई को देखा जाए तो 1950 वाले डेफिनेशंस को तो अपन को पढ़ाना ही नहीं चाहिए, पर इन्होंने तो सारी दे रखी है कि नहीं नहीं पता सारा होना चाहिए। और पता भी सारा कैसे है, पूरा हिस्ट्री नहीं दिया है, आधा हिस्ट्री दिया है। सारी डेफिनेशंस कोई पूरी हिस्ट्री में नहीं दी गई है, आधा आधा अधूरा काम किया हुआ है ऐसे ने। फिर बताना ही है तो पूरा बनाओ, सारी चीजें बताओ, आधी चीजें बता के खत्म कर दे। समझ में आ रहा है सबको। तो क्या लिखा हुआ है सुनना इस जनरल क्लॉज एक्ट में। सबसे पहले कि हम जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ते क्यों हैं, वाई वी स्टडी जनरल क्लॉज एक्ट। तो ये कह रहे हैं कि कोर्स में है इसलिए पढ़ते हैं। समझ में आ रही बात सबको। तो देखो क्या लिखा है इसमें, अब तुम्हारा आंसर ये होता है कि कोर्स में है इसलिए पढ़ रहे हैं। हालांकि तुम अभी बहुत ज्यादा थक चुके हो, मेरे हिसाब से जो सितंबर वाले हैं वो तो नहीं थके होंगे,
तुम तो लेट आए थे। नहीं नहीं, नमन सुबह आया था। ये फोन देखता ही कम है मुझे ऐसा लगता है। अच्छी बात है। द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 वॉज इनेक्टेड ऑन, कब बना ये? 11 मार्च 1897। क्यों बनाया था? टू कंसोलिडेट एंड एक्सटेंड द प्रीवियस एक्ट। मतलब 1897 से में जब एक्ट आया उससे पहले आपके पास 1868 का एक्ट था और उसके बाद 1887 का एक्ट आया, फिर आपने 1897 का एक्ट लिया। मतलब अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूं तो 1868 में जब पहली बार एक्ट आया तो 9 डेफिनेशंस थे। जब 1887 में वापस एक्ट को चेंज करके नया बनाया गया तो इसमें 9 डेफिनेशन प्लस 7 और ऐड कर दी, और 1897 से लेकर 1947 तक तो पता नहीं कितनी डेफिनेशन ऐड कर दी। समझ में आ रहा है सबको? तो क्या लिखा हुआ है चेक करो। The General Clause Act contains definitions of certain terms and general principles of interpretation. The general definition provided are applicable to, क्या लिखा है? हमने इस एक्ट में जितनी भी डेफिनेशन दे रखी है वो आपको सारे सेंट्रल एक्ट, सारे रेगुलेशंस पे एप्लीकेबल होती है। इन द एब्सेंस ऑफ डेफिनेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन अनलेस देयर इज एनीथिंग कॉन्ट्रारी इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। General Clause Act 1897 also comes for a rescue in the absence of, अगर किसी भी स्पेसिफिक लॉ में कोई डेफिनेशन सही से नहीं दे रखी है या फिर कॉन्फ्लिक्ट है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज में, किस में? कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले वाले जो कानून है और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में आने वाले जो कानून है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उस केस में अपन को क्या करना पड़ेगा? जनरल क्लॉज एक्ट 1897 को रेफर करना पड़ेगा। The Act gives a clear suggestion for conflicting provisions and differentiates the legislation according to commencement and enforcement to avoid uncertainty. For example, wherever the law provides that court will have the power to appoint, suspend or remove a receiver, the legislature simply enacted whenever convenient the court may appoint receiver and it was implied within that language that it may also remove or suspend it. मतलब सिंपली कह रहे हैं कि अपॉइंट कर सकता है तो सस्पेंड भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है। अपॉइंटमेंट का मतलब सिर्फ अपॉइंटमेंट नहीं होता, अपॉइंटमेंट का मतलब रिमूव और सस्पेंशन दोनों होता है। ये जनरल क्लॉज एक्ट में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है? जनरल क्लॉज का ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट आर सेवरल। पहला ऑब्जेक्ट ये कह रहे हैं जो दूसरे लॉज है उनकी लैंग्वेज को शॉर्टन करना। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में अगर तुमको डेफिनेशन याद है तो डेफिनेशंस हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि लॉ में कोई भी वर्ड बार बार रिपीट ना करना पड़े। तो जनरल क्लॉज एक्ट में भी जो वर्ड डिफाइंड है वो वर्ड आपको बार बार उनके स्पेसिफिक एक्ट में यूज ना करना पड़े, इसलिए हम यहाँ पे डेफिनेशन देके दे रहे हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है वो यहाँ पे एक पेज में दे दिया तो बाकी कानून में, बाकी लॉज में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखना पड़ेगा ना बार बार। तो लिखा है टू प्रोवाइड एज फार एज पॉसिबल फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन इन सेंट्रल एक्ट बाय गिविंग डेफिनेशंस ऑफ अ सीरीज ऑफ टर्म्स इन कॉमन यूज टू स्टेट एक्सप्लिसिटली सर्टेन रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। तुमको एक बात बताती हूँ, जो जनरल क्लॉज एक्ट है इसको इंटरप्रिटेशन लॉ ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन लॉ ऑफ इंडिया, क्योंकि ये इंडिया के जितने भी लॉज है उनको इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि कॉमन है ना, ये तो कॉमन लॉ है जो सबको एप्लीकेबल होगा, तो ये उसमें हेल्प करता है। समझ में आ रही बात सबको? फिर बोला है यहाँ पे टू गार्ड अगेंस्ट स्लिप एंड ओवरसाइट द इंपॉर्टेंस इनटू एवरी एक्ट certain common form clauses which otherwise ought to be inserted in every central act। ये कह रहे हैं अगर ये डेफिनेशंस हम यहाँ पे नहीं लिख के देते ना तो आपको ये डेफिनेशंस हर एक्ट में लिखनी पड़ती बार बार कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, एक्ट क्या होता है, एफिडेविट क्या होता है। तो आप बार बार डेफिनेशन लिखते तो फिर आपका नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाते, जबरदस्ती एक ही चीज हर लॉ में रिपीट हो रही है। तो बेटर है ना इसके लिए एक अलग कानून बना दो, जनरल क्लॉज एक्ट 1897। आया क्या समझ में सबको? फिर बोला है द General Clause Act make provisions as to construction of General Act and other laws of all India application. Its importance therefore in point the number of enactment to which it applies it is obvious। ये कह रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस यही है कि ये जितने ज्यादा एक्ट में एप्लीकेबल होगा उतना ये इंपॉर्टेंस देगा। अगर ये सपोज करो 1-2 एक्ट में ही लगता तब तो इसको बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। इसका फायदा ही कब है? जब ये बहुत सारे एक्ट में लगे, कंपनीज में भी लगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी लगे, कॉन्ट्रैक्ट में, पार्टनरशिप में, सब में लगे। The purpose of the act has stated in the Supreme Court in the case of the Chief Inspector of Mines versus Karamchand Thapar. It states that
द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू प्लेस इन one single statute for different provisions as regard interpretation of words and legal principles which would otherwise have to be specifically separated in many different rules and regulations. Same चीज अपन जो ऊपर पढ़ा वही लिखा हुआ है. The purpose of the act is to avoid superfluity of language in statutes wherever it is possible to do so. So whatever general clause act says, whether as regard to the meaning of the word or as regard to legal principle, it has to be read in every statute to which it applies. तो ये जिस भी स्टैट्यूट में लग रहा है आपको हर स्टैट्यूट में जनरल क्लॉज एक्ट को फॉलो ही करना है. आया क्या समझ में? जैसे मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले दिखाया था, फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन जनरल क्लॉज एक्ट में भी है, और फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में है, और फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन एलएलपी में भी है. तो अगर कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन दिया हुआ है तो फिर आप उस डेफिनेशन को फॉलो करो. अगर एलएलपी एक्ट में फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन दिया हुआ है तो फिर आप उस एक्ट को फॉलो करो. पर अगर इन दोनों में डेफिनेशन नहीं दिया होता तो फिर हम कौन सा एक्ट रेफर करते? जनरल क्लॉज एक्ट रेफर करते. आ रही है क्या बात समझ में यहाँ तक सबको? तो फिर क्या लिखा है एग्जाम्पल में, अ क्लेम ऑफ द राइट टू कैच फिश केम अंडर द कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट इन आनंद बेहरा जो भी बोलते हैं वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा. द कोर्ट टेंडेड टू डिसाइड वेदर द राइट टू कैच और कैरी फिश इज मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी. आया क्या समझ में आता सबको? तो इन्होंने बोला कि जनरल क्लॉज एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी का मीनिंग लिखा है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ परमानेंटली फास्टेंड. अगर तुमको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स का डेफिनेशन पता है तो परमानेंटली फास्टेंड वाली चीज उसमें नहीं आती है मूवेबल में. वो किस में आएगी? इमूवेबल में. मूवेबल में तो वो आता है जो टेम्परेरी होता है. क्या होता है? टेम्परेरी. द सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी का मीनिंग नहीं गिवन है, तो फिर इमूवेबल का प्रॉपर्टी का मीनिंग कहां से लोगे? जनरल क्लॉज से. कहां से लोगे? समझ में आ रहा है कि इस एक्ट को बनाने का पर्पस क्या था? समझ में तुमको सब आएगा. दिक्कत क्या है? याद कर. चलो तो अपन चलते हैं इसके बाद में कुछ डेफिनेशन जो इन्होंने दे रखी है, सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेजिस्लेशन. अब मुझे एक बताओ, इसमें प्रीएम्बल अलग से दिया है तो तुम यहां से अलग से पढ़ोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं. मैं पढ़ाऊंगी तो भी नहीं पढ़ोगे तुम तो लिख दो रेफर आईओएस. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट रेफर करो, उसमें जो लिखा है वही सेम लिख के आना है. भले ही हो सकता है इसमें आईसीआई ने 1-2 लाइन एक्स्ट्रा लिख के दी होगी, तो कोई बात नहीं, 1-2 लाइन के पीछे ना जाओ. जो लिखा है एटलीस्ट उतना भी लिख के आओगे. और 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो 3 तो मिल जाएंगे ना. 1 नंबर काटेगा तो काट लेगा, और तो क्या होगा. समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट, अब डेफिनेशन का मीनिंग क्या है वो पढ़ते हैं. डेफिनेशन का मीनिंग क्या है जो वो पढ़ते हैं. देखो क्या लिखा है, एवरी एक्ट कंटेन्स डेफिनेशंस, definition part for the purpose of particular act, and that definition part are usually mentioned in section 2, but in some act it is also mentioned in section 3. ये कह रहे हैं हमेशा हर एक्ट में डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी जाती है? 2 में. कौन से में? पर कुछ एक्ट में डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी है? 3 में. जैसे हमारे एक्ट में देख लो, जनरल क्लॉज एक्ट में डेफिनेशन कहाँ दी है? सेक्शन नंबर 3 में दी है, और इन अदर इनिशियल सेक्शंस. हेंस डेफिनेशंस आर डिफाइंड इन द एक्ट इटसेल्फ. तो ये कह रहे हैं डेफिनेशन का मतलब कुछ नहीं होता. डेफिनेशन का मतलब एक्ट में लिखा होता है क्या है. समझ में आ रही बात सबको? फिर लिखा है द ऑब्जेक्ट ऑफ डेफिनेशन क्लॉज इज टू अवॉइड. भाई ऑब्जेक्टिव क्या है डेफिनेशन का? डेफिनेशन लिखने का ऑब्जेक्टिव होता है कि बहुत सारे वर्ड्स जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं उसका रिपीटेशन अवॉइड करना हमारा डेफिनेशन का ऑब्जेक्टिव है. However, if there may be words which are not defined in definitions of act, तो फिर उसका मीनिंग कहां से ले लोगे? जनरल क्लॉज एक्ट से. कहां से? जनरल क्लॉज एक्ट से. वर्ड्स आर डिफाइंड इन रिस्पेक्टिव एक्ट, समटाइम्स डेफिनेशंस आर रेफर्ड इन अदर स्टैट्यूट. अगर नहीं है तो जनरल क्लॉज एक्ट को रेफर कर लो. जैसे कंपनी का मीनिंग कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है तो बात ही खत्म हो गई. समझ में आया ना सबको? सिक्योरिटी का मीनिंग डिफाइंड नहीं है रिस्पेक्टिव एक्ट में, तो उसका डेफिनेशन कहां से ले लो? सिक्रा एक्ट से ले लो. जनरल क्लॉज पे नहीं आना है, पहले कहां से ले लो? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन से ले लो. वहां भी नहीं लिखा होता तो फिर हम यहाँ पे ले लेते जनरल क्लॉज में. आया क्या समझ में? नेक्स्ट, क्लॉज 95 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट क्लियरली स्टेट्स दैट वर्ड्स इन, कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की. नेक्स्ट क्या लिखा है? मीन्स और इंक्लूड ब्रैकेट में लिख दो रेफर आईओएस. इसमें से पढ़ाने का देखो कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती टाइम वेस्ट है तुम्हारा भी, और मैं भी तुमको यही बोलूंगी कि ये जो भी चीजें लिखी है इसके लिए इंटरप्रिटेशन रेफर कर लो. ठीक है. नेक्स्ट, फिर भी तुमको लगता है कि नहीं पढ़ना है तो वो फिर तुम्हारी चॉइस है. शैलेंड में आईओएस इंटरप्रिटेशन, क्या पूरा चैप्टर ही ऐसे ही करना है हमको खत्म? नहीं,
बस यहाँ तक खत्म जो IUS रेफर करना था। अब अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। चलो डेफिनेशंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन में सबसे पहला डेफिनेशन किसका है? एक्ट का। किसका डेफिनेशन है? तो एक्ट क्या होता है? तो इन्होंने बोला है एक्ट यूज्ड विथ रेफरेंस टू एन ऑफेंस और अ सिविल रॉन्ग। ये कह रहे एक्ट का मतलब ऐसे होता है कोई भी नेगेटिव एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी नेगेटिव एक्ट, जैसे कोई ऑफेंस करना, कोई सिविल रॉन्ग करना, तो उसको हम एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्ट। दूसरा, इसमें सीरीज ऑफ एक्ट भी आते हैं। सीरीज ऑफ एक्ट मतलब आपने बहुत सारे काम कर लिए तो वो भी इसी में काउंट हो जाएगा। उसके लिए हम अगर अलग से वर्ड सीरीज नहीं लिख के देंगे। एंड वर्ड्स विच रेफर टू डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशंस। और एक्ट का मतलब हो गया कि अगर आपने कोई इलीगल तरीके से कोई जान करके कोई चीज को ओमिट किया तो वो भी एक्ट है। तो एक्ट का मतलब सिंपल तुमको क्या याद रखना है? ऑफेंस और सिविल रॉन्ग। क्या याद रखना है? ऑफेंस और सिविल रॉन्ग और अ सीरीज ऑफ एक्ट। ऑफेंस, सिविल रॉन्ग, सीरीज ऑफ एक्ट, ये एक्ट का मीनिंग है। फिर ये कह रहे हैं कि एक्ट रिक्वायर्ड टू बी डन कैन नॉट नेसेसरली मीन अ पॉजिटिव एक्ट ओनली। ये कह रहे हैं जब आप एक्ट की बात करते हो तो एक्ट का मतलब सिर्फ पॉजिटिव एक्ट नहीं होता। इट में ऑल्सो इंक्लूड एक्ट विच इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम डूइंग फ्रॉम डिक्री। मतलब एक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे ऊपर तो नेगेटिव ही समझा रखा है तो एक्ट दोनों हो सकते हैं। दिस डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन सेक्शन 32 एंड 33 ऑफ इंडियन पिनल कोड एंड अप्लाइड टू सिविल रॉन्ग एज वेल एज क्राइम। मतलब ये कह रहे हैं कि एक्ट का मतलब ऑफेंस है और एक्ट का मतलब सिविल रॉन्ग है। कौन से एक्ट में आप एक्ट का मतलब ऑफेंस मानोगे? इंडियन पिनल कोड में। इंडियन पिनल कोड में जहां पे भी वर्ड एक्ट आ रहा है तो उसका मतलब नेगेटिव एक्ट है। कौन सा एक्ट है? नेगेटिव एक्ट है, क्योंकि उस कोड का, उस लॉ का काम ही यही है कि वहां पे अगर आपने कोई एक्ट किया तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव एक्ट ही होगा। तो अभी तक एक्ट का मीनिंग उस तरीके से समझाया जा रहा था। फिर बोला है इन द इलस्ट्रेशन टू सेक्शन 36 the act by which A causes Z death consists of a series of acts, namely the blows given in beating him plus a series of illegal omissions, namely wrongfully neglecting for refusing to supply him with food at proper times। तो सिंपल से अगर मैं बात करूं, एक बार मैं ICAI मॉड्यूल भी खोल देती हूँ। चलो यहां तक क्लियर है क्या एक्ट का मीनिंग? बोलो हाँ है ना? एक्ट क्लियर है? चेक करो ICAI मॉड्यूल में भी सेम लिखा है। एक्ट का मतलब होता है कोई भी ऑफेंस, सिविल रॉन्ग, जिसमें सीरीज ऑफ एक्ट भी आते हैं। तो नोटबुक निकाल लो फटाफट से, लिखना स्टार्ट करो।
जैसे जैसे डेफिनेशन होती जाएगी लिखाती जाऊंगी, लिखो जल्दी। लिखो इसमें सबसे पहले डेफिनेशंस में पॉइंट नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 डाल देना डेफिनेशंस, और उसमें पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे एक्ट। पॉइंट नंबर 1 एक्ट। एक्ट मीन्स an offense or civil wrong. Act means an offense or civil wrong. Act means an offense or civil wrong. Civil wrong, which includes a series of act, जिसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, सीरीज ऑफ एक्ट भी इंक्लूड करते हैं, which includes a series of act. Next point, an act may be a positive act or a negative act. An act may be a positive act or negative act. Next point, this definition is based on section 32 and 33. This definition is based on section 32 and 33 of Indian Penal Code. 32 and 33 of Indian Penal Code, and applies to civil wrong as well as crime. Applies to civil wrong as well as crime. Next point इसमें last third point. Act includes illegal omissions. Act include illegal omissions, but it does not include those omissions. It does not include those omissions which are not illegal. It does not include those omissions which are not illegal. It does not include those omissions which are not illegal. Then point number 1. Next definition, second, affidavit. अब affidavit क्या होता है, इधर स्क्रीन पे देखो पहले। जब भी आप किसी को प्रॉमिस करते हो ओरली, जब आप प्रॉमिस कैसे कर रहे हो, ओरली, व्हाट्सएप पे प्रॉमिस कर रहे हो, तो वो जो प्रोमिसेस होते हैं वो प्रोमिसेस एफिडेविट नहीं होते, और उन प्रोमिसेस का कोई वैल्यू भी नहीं होता। तो जब तक आप कोई प्रॉमिस राइटिंग में नहीं करते हो, कैसे नहीं करते हो, राइटिंग में, तब तक अपन उसको एफिडेविट नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे, एफिडेविट। समझ में आ रहा है सबको? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको कह रही हूँ कि तुम्हारा टेस्ट है, कब है तुम्हारा टेस्ट, कल है। कल कौन सा टेस्ट, सच में है क्या कल टेस्ट, कौन सा टेस्ट है, एसएम का टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है, एसएम का। और अभी 5 बजे क्लास से पहले सर तुमको आके कहे कि तुम्हारा टेस्ट नहीं है, सर तुमको आके क्या कह रहे हैं, तुम्हारा टेस्ट नहीं है। क्या बोला सर ने तुमको आके, तुम्हारा टेस्ट नहीं है, ये सर ने तुमको 5 बजे आके बोला। तुम बहुत खुश की टेस्ट नहीं है, टेस्ट नहीं है, तो तुम कल आए बिना पढ़े हुए और सर ने टेस्ट ले लिया। सरप्राइज है ना, कौन सा टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट। तो सर ने आके कौन सा टेस्ट लिया, सरप्राइज टेस्ट ले लिया। तो तुम तो सर को कहोगे ना कि सर आपने तो कहा था टेस्ट नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और आपने फिर टेस्ट कैसे ले लिया। तो सर बोलेंगे कि मैंने प्रॉमिस थोड़ी किया था, मैंने तो ओरली कहा था। कैसे कहा था, ओरली। कैसे कहा था, ओरली। तो तुम्हें लगा कि ये बात भी ठीक है कि सर ने ओरली कहा था, कहीं लिखा तो था नहीं, हम कैसे प्रूव करें कि सर ने मना किया था कि नहीं किया था, इसका तो कोई प्रूफ ही नहीं है। अब हुआ क्या, ऐसे ही मैंने भी तुम्हारे साथ सेम किया। मैंने तुमको बोला कि टेस्ट है, फिर मैंने तुमको बोला, जैसे मैंने तुमको आज बोला कि 2 दिन बाद लॉ का टेस्ट होगा, फिर मैंने तुमको बोला कि नहीं लॉ का टेस्ट नहीं लूंगी, पहले कोर्स खत्म करते फिर लॉ का टेस्ट लेंगे, और फिर मैंने भी सेम सरप्राइज टेस्ट ले लिया। तो तुम मेरे सरप्राइज टेस्ट लेने से पहले ही तुम मुझे ये कह दोगे कि आप ना मैम एक काम करो, पेपर पे लिख के दे दो कि कल टेस्ट नहीं है। तुमने मुझे क्या बोला,
कि मैम आप लिख के दे दो पेपर पे, तब हम आपकी बात पे विश्वास करेंगे, अदरवाइज हमको आप पे विश्वास ही नहीं। आप सरप्राइज टेस्ट ले लेते हो, सर भी सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं, तो हमको आपकी बात पे विश्वास ही नहीं है। आप क्या करो, लिख के दे दो। और तुम सारे आ गए अपने अपने साइन करके, मेरे भी साइन ले लिया और लिख दिया कि मैम से लिखवा के ही लाना कि टेस्ट नहीं है, और इसके लिए तुमने भेज दिया नमन को कि नमन जा सर मैम से साइन करा के आ कि टेस्ट नहीं है, इसका प्रूफ होना चाहिए हमारे पास। तो जब राइटिंग में किसी का चीज का प्रूफ होता है, किसका, राइटिंग में किसी भी चीज का प्रूफ होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एफिडेविट। क्या बोलते हैं, तो देखो क्या लिखा है एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है अफर्मेशंस और डिक्लेरेशंस। क्या बोलते हैं, अफर्मेशंस और डिक्लेरेशन। इन केस ऑफ पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। आपको कसम नहीं खानी है, मैंने तुमको कह दिया कि कसम खा रही हूं, नहीं लूंगी कल टेस्ट, तुम बोल रहे हो नहीं विश्वास ही नहीं है, लिख के दो। तो जब तक मैं लिख के नहीं दूंगी तब तक वो डॉक्यूमेंट एफिडेविट नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, एफिडेविट। तो कसम खाने से नहीं होता, क्या करना पड़ता है, एफिडेविट लेना पड़ता है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिराइव्ड फ्रॉम दिस डेफिनेशन। ये कह रहे हैं इसका मतलब क्या, अगर आपने कोई भी अफर्मेशन और डिक्लेरेशन दिए राइटिंग में तो वो एफिडेविट होता है। और अगर इन केस ऑफ पर्संस अलाउड अफर्मिंग और डिक्लेयरिंग इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, और कसम खाना जो है वो हमारे लिए एक तरीके से एफिडेविट नहीं होता। और इवन जितने भी कोर्ट में केसेस होते हैं और विटनेस होते हैं, तो विटनेस तुमको ध्यान है गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि जो भी मैं बोलूंगा सच बोलूंगा, तो वो भी एफिडेविट ही है। वो भी क्या है, एफिडेविट। भले ही वो राइटिंग में नहीं है, पर क्योंकि आपने उसमें ऐसे कोई कसम वो वाली नहीं खाई है, मजाक वाली, आपने कोर्ट के सामने जाके डिक्लेयर किया है, अफर्म किया है, गीता पे हाथ रख के कसम खाई है, तो फिर ऐसे केस में हम उसको भी एफिडेविट ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एफिडेविट। समझ में आ रहा है सबको यहां तक। फिर क्या लिखा है, द अबाउट डेफिनेशन कौन से नेचर का है, इंक्लूसिव, क्योंकि डेफिनेशन में ही लिखा है इट इंक्लूड्स। तो एफिडेविट का मतलब जो भी तुमको स्टार्टिंग में पता है, वो लेमैन में पता है, वो भी एफिडेविट है, और जो हम लिख के दे रहे हैं वो भी एफिडेविट है। इट स्टेट्स दैट एफिडेविट शेल इंक्लूड अफर्मेशंस एंड डिक्लेरेशन। दिस डेफिनेशन, अब देखो क्या लिखा है, दिस डेफिनेशन डज नॉट डिफाइन एफिडेविट। मजाक कर रहे हैं हम, ये डेफिनेशन एफिडेविट थोड़ी डिफाइन कर रही है, ये डेफिनेशन एफिडेविट का मीनिंग डिफाइन नहीं कर रही है, ये तो तुमको ये बता रही है कि एफिडेविट में क्या क्या आता है। इट इंक्लूड्स, आया क्या समझ में सबको, ये डेफिनेशन तुमको मीनिंग नहीं बता रही है, ये डेफिनेशन तुमको कह रही है कि इसमें यही आता है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन पढ़ा है ना कंपनीज एक्ट में, तो फाइनेंशियल स्टेट का मीनिंग थोड़ी है कि बैलेंस शीट भी होता है, पीएनएल भी होता है। वो तो कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, पीएनएल, ये सब इंक्लूड होता है। समझ में आया क्या डिफरेंस, क्या कहना चाह रही हूँ। However, we can understand this term in general parlance. Affidavit एक तरीके से क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट है, confirmed by oath, oath मतलब वही सेम कोर्ट में जाके कसम खा लेना, और affirmation for use as evidence in the court or before any authority. आया क्या समझ में आता क्या एफिडेविट क्या होता है, बोलो आया ना, राइट डाउन। साथ का साथ ही लिखवाती भी जाऊंगी तो तुम पे लिखने का बर्डन नहीं पड़ेगा। एफिडेविट में लिखो, It includes affirmations and declarations. It includes affirmations and declarations. Instead of swearing. Spelling देख लेना, swear. हेलो भैया एक कॉफी भेजता हूँ, हाँ, और मीठा कम डालना। चलो, it includes affirmations and declaration instead of swearing. Next point, this definition does not define affidavit. This definition does not define affidavit, comma, it is inclusive in nature. It is inclusive in nature. Inclusive in nature. Next point number 3. It is a return statement. It is a return statement confirmed by. It is a return statement confirmed by oath or affirmation. Confirmed by oath or affirmation. Confirmed by oath or affirmation. For use as evidence in court. For use as evidence in court.
फॉर यूज एज एविडेंस इन कोर्ट। क्लियर है क्या पॉइंट नंबर 1 और 2? पॉइंट नंबर 3 कौन सा है? सेंट्रल एक्ट। किसका डेफिनेशन है? सेंट्रल एक्ट का। अब व्हाट इज सेंट्रल एक्ट? अब सुना था ध्यान से, जितने भी कानून पार्लियामेंट ने बनाए हैं, और पार्लियामेंट ने तो लॉज कब बनाए होंगे? 1950 के बाद। पार्लियामेंट ने लॉ कब बनाया? 1950 के बाद, क्योंकि उससे पहले तो पार्लियामेंट ही नहीं थी, तो फिर एक्ट भी कौन से होंगे? तो जो भी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बने हैं वो सारे एक्ट कौन से हैं? सेंट्रल एक्ट। कौन से एक्ट है? सेंट्रल एक्ट। एक्सेप्ट स्टेट एक्ट इसमें नहीं आएगा। एंड इट इंक्लूड्स, अब ये क्या कह रहे हैं सुना बहुत ध्यान से, इसमें सेंट्रल एक्ट में वो सारे एक्ट भी आएंगे विच इज एन एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर, मतलब जो कानून ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं। जो कानून किसने बनाए हैं? ब्रिटिशर्स ने। कब बनाए हैं? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी इसमें आएंगे। जो कानून किसने बनाए हैं? डोमिनियन लेजिस्लेचर, मतलब वो लेजिस्लेचर जो हमें डोमिनेट कर रहा था, दैट मीन्स ब्रिटिशर्स ओनली। उन्होंने जो कानून बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, वो भी सेंट्रल एक्ट है, भले ही वो पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है तो भी। और इसके बाद अगर कोई भी एक्ट किसने बनाए हैं? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। किसने बनाए हैं? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। अब कौन होते हैं गवर्नर जनरल इन काउंसिल? जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए समझ लो, बाकी डिटेल में डिस्कस करूंगी। जितने भी राजा महाराजा थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले, जो चला रहे थे इंडिया को, है ना, जितने भी राजा महाराजा थे जो देश को चला रहे थे, या ब्रिटिशर्स के जाने के बाद जिन्होंने चलाया, उनको अपन क्या बोलते हैं? गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल। समझ में आया सबको? इसमें स्पेसिफिकली एक जगह आती है दिल्ली, अपन अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद ही गवर्नर जनरल होता क्या। पर जो भी लॉज किसने बनाए हैं? गवर्नर जनरल ने भी बनाए हैं। वो भी किस में आते हैं? सेंट्रल एक्ट में। किसमें? समझ में आया क्या सबको यहाँ तक? और जो सेंट्रल एक्ट होता है वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। किस पर? इंडिया पे। कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन आया? 26 जनवरी 1950। ठीक है, लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 सेंट्रल एक्ट। पॉइंट नंबर 3 सेंट्रल एक्ट। It means an act of parliament. It means an act of parliament. It means an act of parliament. And shall include. And shall include. और इसमें हम इंक्लूड किसको करेंगे? तो इंक्लूड करने के बाद ऐसे दो पार्ट करो, दो पार्ट्स बना लो। फर्स्ट पार्ट में लिखो एन एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर। फर्स्ट पार्ट में लिखो एन एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर। एन एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में एन एक्ट मेड बाय, an act made by governor general of council. An act made by governor general of council. Governor general of council. चल, अब अपन नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी डेफिनेशन भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट। किसका डेफिनेशन है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसके लिए मैं पहले एक चार्ट बना देती हूँ, कुछ तो मेरे साथ कॉपी करते जाना अभी, फिर अपन बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होता कौन है। अभी साथ का साथ ही कॉपी करते जाओ।
यहां तक किया क्या सबने कॉपी? 1950 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? क्योंकि आज के टाइम पे तो तुमको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, पर 1950 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कौन था? तो 1950 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल। कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल। मतलब 1950 से पहले जितने भी गवर्नर जनरल्स होते थे उनको अपन क्या बोलते थे? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे। और इसका मतलब गवर्नर जनरल मतलब कौन? ब्रिटिशर्स और उसकी टीम। ब्रिटिशर्स और उसकी टीम को क्या बोला जाएगा? गवर्नर जनरल। और आज के टाइम पे हम उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? और इसमें भी दो तरीके के लोग होते हैं जो ब्रिटिशर्स और उसकी टीम में आते हैं। जो राजा महाराजा थे, जो कौन थे? राजा महाराजा। प्रोविंस का मतलब होता है राजा। तो जो प्रोविंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे अगर गवर्नर जनरल में कोई प्रोविंस है, कोई राजा है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। और उस राजा का जो चीफ कमिश्नर है, उस राजा का कौन है? चीफ कमिश्नर। तो वो चीफ कमिश्नर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। आया क्या समझ में? आता कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर 1950 पहले क्या था? यहां तक किया सबने कॉपी? अब चलते हैं आफ्टर 1950 पे। इसमें बनेंगे चार पार्ट्स, 4 पार्ट। सबसे पहले पार्लियामेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई आज के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट किसको बोलोगे? पार्लियामेंट को बोलोगे। तो पार्लियामेंट कौन हो गई? सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर दे दी, अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट को किसकी पावर दे दी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो फिर उस स्टेट के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है। क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इस सेंट्रल गवर्नमेंट के मीनिंग को लेमन लैंग्वेज में मत समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में कोई लॉ है जो सिर्फ राजस्थान में एप्लीकेबल है। कौन सा लॉ है जो सिर्फ राजस्थान में एप्लीकेबल है? और राजस्थान के उस लॉ में लिखा हुआ है कि ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये लॉ किसके थ्रू बनाया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। किसके थ्रू? पर जो राजस्थान का लॉ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, तो एक्चुअली वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया ही नहीं है। वो किसने बनाया? स्टेट गवर्नमेंट ने। किसने? तो इसका मतलब अगर किसी भी लॉ को जो कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रहा है, किसको दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, तो फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं कहते, उसको उस पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे स्टेट जीएसटी एसजीएसटी बढ़ाए, और हर स्टेट का अलग जीएसटी है, ये भी तुमको बताओ। तो हर स्टेट का जो अलग जीएसटी है उसमें जो गवर्नमेंट है वो कौन सी गवर्नमेंट है? स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट है? समझ में आया क्या? और उस स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। मीनिंग समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट, थर्ड। अब ये मैंने क्या लिखा है? पार्ट सी स्टेट। पार्ट सी स्टेट कौन सी होती है? कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी स्टेट है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अपन कौन से पार्ट को पढ़ रहे हैं? पार्ट सी को। और पार्ट सी में कौन कौन सी स्टेट्स आती है? अगर मैं तुमको कुछ 1-2 स्टेट के नाम बताऊं, तो एक स्टेट मतलब कौन कौन सी सिटीज आती है? तो इसमें एक तो अजमेर आता है,
पार्ट सी स्टेट में कौन आता है? अजमेर आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, और उसके अलावा भोपाल हो गया और दिल्ली हो गया, ये सब पार्ट सी स्टेट में है। किसमें है? पार्ट सी स्टेट में। तो पार्ट सी स्टेट में आफ्टर 1950 थोड़े टाइम तक जो भी चीफ कमिश्नर है, कौन है? चीफ कमिश्नर है, उसका एडमिनिस्ट्रेटर, क्या बोला मैंने? पार्ट सी स्टेट्स में जो चीफ कमिश्नर है, जिसको अपन एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है। कौन है? और इसके बाद लास्ट आती है पार्ट डी स्टेट। कौन सी स्टेट है? पार्ट डी। पार्ट डी स्टेट वो होती है जो ट्राइबल एरियाज वाली होती है, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, ये जो ट्राइबल एरियाज वाली स्टेट्स है उसको बोलते हैं पार्ट डी स्टेट्स। तो पार्ट डी स्टेट का जो गवर्नमेंट होगा, कौन होगा? गवर्नर। कौन होगा? गवर्नर जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। आया क्या यहां तक समझ में कि कौन कौन से लोगों को हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे? डन। चलो एक बार पढ़ना स्टार्ट करो सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन पढ़ना स्टार्ट करो। चलो पढ़ा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिनेशन? जितना हाईलाइट किया है कॉपी करते जाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट के डेफिनेशन में जितना हाईलाइट किया है उतना कॉपी करते जाओ। आईसीआई का भरोसा नहीं है, किसी दिन सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिनेशन उठा के पूछ लेगी। तो एटलीस्ट बहुत सारा नहीं तो कुछ तो होना चाहिए ना, क्योंकि बाकी तो कोई बच्चा डेफिनेशन नहीं लिख के आ पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ दी बच्चे चैप्टर छोड़ के जाएंगे। और तुमको छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द गवर्नर जनरल इन काउंसिल।
कल का तो वो सेम ही शेड्यूल है, 6:30 सुबह जो तुम आते हो तो उस टाइम पे आ जाओ, फिर उसके बाद लॉ हो जाएगी, फिर अकाउंट्स हो जाएगी। कल का सेम शेड्यूल है, सुबह का 6:30 जो तुम आते हो ना तभी आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स, आफ्टर द commencement of constitution central government means the president, central government means the president and it includes, central government means the president and it includes, अब it includes में 1 2 3 पॉइंट कॉपी करना है। बस आज इस डेफिनेशन तक ही पढ़ेंगे, आगे कल पढ़ा। इतने खुश हुए हैं तुम, एक बार ये यहीं पे आ जाओ, इधर स्क्रीन पे आके देख लो, ताकि जो बच्चे हैं ऑनलाइन वाले वो भी तुमको देख सके कि ये कौन है ऐसे कलाकार। चलो, एक तो नमन से और एक तुमसे, दोनों से मिलाना है। नमन से तो कॉस्टिंग में भी मिल चुके हैं बच्चे। अब एक काम करते हैं, इस क्लास में दक्ष को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, नहीं तो किसी दिन तुम सबको इंट्रोड्यूस कर देंगे। जो भी बच्चे हमारी क्लास के स्टूडेंट्स में मिलना चाहते हैं ऑनलाइन कमेंट करो, है ना, तो हम तुमको मिलवाएंगे नमन से, दक्ष से और भी जो भी स्टूडेंट्स हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड कि क्लास के बच्चों से तुमको मिलना है तो तुमको कमेंट करना है, थम्स अप करना है, जो भी तुमको है। बेसिकली जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना हम तुमको पूरी क्लास से मिलाएंगे। नमन तो नहीं डालेगा, नमन को खुद, नमन को भी तो मिलाऊंगी ना। और उसको हेड किया जाएगा, उस जो क्लास मीटिंग होगी उसको हेड करेगा दक्ष, है ना। चलो, पॉइंट नंबर 1 2 3 लिखना है पूरा, है ना, मतलब जितना हाईलाइट किया ऑब्वियसली 1 2 3 में जितना हाईलाइट, 1 2 3 हाईलाइट। पॉइंट नंबर 1 2 3 हो गए क्या? उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट में लिखना बिटवीन 1947 टू 50, उस टाइम पे कौन किसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलोगे। फिर उसमें पार्ट ए बी सी डी चारों आएंगे। सब हाईलाइट किया हुआ है। नेक्स्ट लिखना है बिटवीन 1947 से 50 तक वाला पॉइंट, फिर इसमें 4 पार्ट्स अपन करके लिखेंगे, पार्ट ए बी सी डी। बस यहाँ पे आई थिंक डेफिनेशन खत्म है सेंट्रल गवर्नमेंट का तो।
कॉपी कर लो इसको, पार्ट ए बी सी डी। हमको ये स्टेट याद रखने की जरूरत नहीं, ए में कौन सी स्टेट आती है, बी में, सी में, इतना इतना मेहनत नहीं करना। लिख लिया? तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, बाकी कल सेम टाइमिंग है ना। ओके गाइस, बाय बाय, नाइस डे, टेक केयर।